नमस्कार दोस्तों, 3 जून 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस होंगे। उससे पहले मैं दोस्तों बता दूं, 2 जून 2021 के जब डेली हिंदू एडिटोरियल के जो जिस्ट हैं, नोट्स हैं, वो अपलोड हो चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम में भी अपडेट कर देता हूँ। आज मैं 2 इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको अवेलेबल करवाऊंगा। एक आज का 3 जून का था हिंदू एडिटोरियल जिस्ट, और उसके साथ साथ 3 जून का डेली न्यूज एनालिसिस। और आपको बस यही 2 लिंक्स पढ़ लेने हैं, पूरे पूरे आपकी करंट अफेयर्स की होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाएगी। डेली न्यूज वाला जो लिंक मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगा वो पूरा पढ़ना। उसमें 9-10 आर्टिकल्स होंगे, कुछ वन लाइनर इन्फॉर्मेशन भी मैं उसमें एंड में अपडेट कर दूंगा। उसको आप होलिस्टिकली पढ़ लेना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये 2 आर्टिकल्स आप पढ़ लोगे तो आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी पूरी हो जाएगी। तो पढ़ाई के रिस्पेक्ट में आपको जो भी नोट्स वोट्स हैं आप यहीं से बना सकते हो, इसकी पीडीएफ रख सकते हो, दैट इज इनफ। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला है द एग्जाम फियर, सीबीएसई क्लास 12th एग्जाम हैज बीन कैंसल्ड। भैया कैंसिल होने ही थे, मोदी सरकार के ऊपर तगड़ा प्रेशर है। ठीक है, अभी ये जो एग्जाम कैंसिलेशन का जो प्रोसेस है ये हम अवॉइड कर सकते थे अगर सही समय पे वैक्सीनेशन होता, अगर सही समय पे ये कोरोना की पैंडमिक की डीलिंग होती तो। बट वो ऑब्वियसली बात यहाँ पे नहीं हुई और एग्जाम यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है। अभी कैंसिल कर दिया गया है तो उसके बाद बच्चों को पास कैसे किया जाएगा, इस बारे में क्या जानकारी है क्या जानकारी नहीं है, उसके बारे में कुछ बताया गया इस आर्टिकल में, इसको देखेंगे। फिर नेक्स्ट बात करेंगे एम्ब्रेसिंग चिल्ड्रन। सरकार ने रिसेंटली एक स्कीम अनाउंस की है जहां पे वो बच्चे जो कि कोविड-19 के चलते ऑर्फन हो गए उनको सपोर्ट दिया जाएगा। बट इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए ग्राउंड लेवल पे नियम कानून नहीं बनाए गए हैं, तो वो नियम कानून जल्दी जल्दी बनाए जाने चाहिए। इसके बारे में इस आर्टिकल में एक गुहार लगाई गई है, इसको देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग बात करेंगे क्लोजिंग द वैक्सीनेशन गैप। अच्छा, ये वैक्सीनेशन गैप इंडिया की बात नहीं हो रही है, ये इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में बात हो रही है। इस आर्टिकल को लिखा है जोसेफ बोरेल साहब ने। जोसेफ बोरेल साहब यूरोपियन यूनियन के हाई रिप्रेजेंटेटिव है फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन। तो इनका कहना यह है कि भाई देखिए, ये जो यूरोपियन यूनियन है ये दुनिया भर में पैंडेमिक को खत्म करने के लिए क्या कर रहा है, इसके बारे में उन्होंने बात बताई। मतलब यूरोपियन यूनियन ने कितनी वैक्सीन्स बांटी हैं, खासकर अफ्रीका के लिए यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है। अब देखिए, यूरोपियन यूनियन जैसी कंट्रीज अफ्रीका के लिए ज़्यादा करेंगे, इंडिया के लिए कम करेंगे, उसकी एक बहुत प्रॉपर और लॉजिकल वजह है। अफ्रीका के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, इंडिया अफ्रीका से मच बेटर है। इंडिया वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, वैक्सीन फार्मेसी है पूरी दुनिया की। वो अलग बात है कि हमारी सेकेंड वेव में हालत ख़राब हो गई, बट कहीं ना कहीं दुनिया को हम वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन अफ्रीका के लिए क्या कर रहा है, बाकी दुनिया के लिए क्या कर रहा है व्हेन इट कम्स टू वैक्सीनेशन, और क्या यूरोपियन यूनियन ट्रिप्स के प्रोसेस के वेवर को सपोर्ट करेगा, इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, तो इस आर्टिकल को भी देखेंगे। उसके बाद नाओमी ओसाका से रिलेटेड एक आर्टिकल है। कल भी मैंने ओसाका से रिलेटेड एक आर्टिकल डिस्कस किया था। अब कल के एडिटोरियल में नाओमी ओसाका का ये जो प्रेस को अवॉइड करने वाली बात थी, इसका एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव था, और इस पर्टिकुलर आर्टिकल में एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव है। ये जो आर्टिकल लिखा है ये लिखा है प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी साहब ने। अभी प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी साहब ये बोल रहे हैं कि अगर नाओमी ओसाका को प्रॉब्लम है प्रेस अटेंड करने से तो मत करने दो ना, उसके ऊपर प्रेशर क्यों डाल रहे हो। तो यहाँ पे ये जो प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी है ये ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। और कल जो द हिंदू में आर्टिकल छपा था उसमें नाओमी ओसाका को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा था। तो कल वाला आर्टिकल भी आज आपने देखा होगा, कल उसमें एक अलग व्यू पॉइंट दिखाया गया था, यहाँ पे एक अलग व्यू पॉइंट दिखाया गया। हम दोनों व्यू पॉइंट को डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, इस पर्टिकुलर नाओमी ओसाका वाले इंसिडेंट को आप एथिक्स के पेपर में, ठीक है ना, इंटरनेशनल डीलिंग्स के पेपर में, मीडिया की रिपोर्टिंग के ऊपर जो समय समय पे सवाल उठते रहते हैं, मीडिया हैरेसमेंट जो होता है उसके रिस्पेक्ट में आप इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हो कहीं पे भी, इसीलिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट होता है। फिर बात करते हैं अफार टैक्स मेजर। देखिए, द हिंदू एडिटोरियल में या किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल की सबसे अच्छी बात यही होती है, एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव को डेवलप करना। यूपीएससी मेंस आपसे आपका ओपिनियन पूछता है, और यूपीएससी मेंस छोड़ो यार, हर चीज यूपीएससी की तैयारी से मत देखा करो। आप क्या सोचते हो सोसाइटी के बारे में, आपका क्या व्यू पॉइंट है सोसाइटी के बारे में, आपकी क्या सोच है, अगर आपके सामने सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम रख दी गई आप उसका क्या जवाब दोगे। तो ये सब चीज़ों के लिए एक एनालिटिकल व्यू पॉइंट होता ये है कि इन आर्टिकल्स में अलग अलग ऑथर्स के व्यू पॉइंट लिखे हुए हैं। अब इन व्यू पॉइंट्स को आप सोचोगे, तो आप जब इन व्यू पॉइंट्स में दिमाग लगाओगे तो आप अपने दिमाग के हिसाब से सोचोगे, तो आपका अपना खुद का एक पॉइंट निकल के आएगा। जरूरी नहीं हम दूसरों के व्यू पॉइंट पढ़े तो हम वही मानने लगेंगे। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम अपना भी एक व्यू पॉइंट डेवलप करेंगे, और यही द हिंदू एडिटोरियल का ऑब्जेक्टिव, और यही ओपिनियंस आपसे यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं।
इंटरव्यू कह लीजिए, ऐसे कह लीजिए, किसी और एग्ज़ाम की बात कर लीजिए, अगर आप यूपी पीसीएससी से, और अगर आप 6ठी से लेकर 12वीं में पढ़ रहे हैं तो दुनिया के बारे में एक पर्सपेक्टिव बनाना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती है। और आज का आखिरी आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है फार टैक्स मेजर, फार रीचिंग टैक्स मेजर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यूएस ने एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स प्रपोज किया है। होता ये है कि जो यूएस की कंपनीज हैं वो यूएसए छोड़ के दुनिया भर में अपना बिजनेस चलाती हैं, और वो ऐसी जगहों पे बिजनेस चलाती हैं जहाँ पे टैक्स कम देना पड़े, जैसे आयरलैंड हो गया, जैसे कि पनामा आइलैंड्स हो गया। अभी वहाँ पे होता ही है कि उनको टैक्स कम देना पड़ता है, यूएस में वो टैक्स देती नहीं, तो यूएस वाले बड़े परेशान हैं कि यार हमारी कंपनीज बाहर के देशों में जा जाके बिजनेस चला रही हैं और हमें टैक्स देती नहीं है। तो यूएस ने बोला है कि एक ग्लोबल मिनिमम टैक्सेशन, मतलब पूरी दुनिया में इन कंपनीज के ऊपर इतना मिनिमम टैक्स लगाया जाएगा। अभी ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स प्रपोज हो जाता है और इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इससे यूएसए को क्या फ़ायदा है, पूरी दुनिया में कॉर्पोरेट्स के काम करने का तरीका कैसे बदलेगा, और इंडिया को क्या फ़ायदा है, इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं, आपको हाई क्वालिटी वीडियोस अच्छे उसमें मिल रही हैं। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे कोई पेड कोचिंग तो है नहीं, फ्री है। तो अगर आप ज्वाइन बटन दबा के क्लिक टोकन ऑफ हेल्प करना चाहते हैं कर सकते हैं। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट है। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट है। बाकी पे भी वीडियोस बन रही हैं, बहुत दिन से इकोनॉमी की वीडियो नहीं आई है, आज मैं डालने की सोच रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपने मैसेज भेज सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स होंगे, अगर मुझे थोड़े पोटेंट इनफ लगे तो मैं उनके ऊपर वीडियो बना के डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको मेरे इस लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, मेरे बाकी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, एक एडिटोरियल का आर्टिकल और एक करंट अफेयर्स के आर्टिकल, यानी कि डेली न्यूज़ करंट अफेयर्स कुछ भी बोल लीजिए, ये कंसोलिडेटेड 2 आर्टिकल्स में उनके लिंक आज टेलीग्राम ग्रुप में आपके साथ शेयर करूंगा, उनको ज़रूर पढ़ लें अपनी प्रिपरेशन को होलिस्टिक रखने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से, एग्जाम फेयर। देखिए सीबीएसई 12वीं कक्षा के एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं कैंसिल होने ही थे। बहुत दिन से स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, स्कूल्स, ये सब लोग बड़े टेंशन में थे कि भैया एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे। देखिए एग्जाम होने से ज़्यादा क्या टेंशन देता है कि भाई वो होगा कि नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ दिन पहले रॉजर फेडरर ने बोला कि एथलीट्स के दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि ओलंपिक्स होगा कि नहीं होगा। आपको पता है कि जापान में ओलंपिक्स होने वाले, पहले 2020 में होने वाले थे, एक साल एक्सटेंड होकर 2021 हो गए, अब अभी भी होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं। तो रॉजर फेडरर ने बोला कि एथलीट अपनी तैयारी कैसे करेगा जब उसको पता ही नहीं कि ओलंपिक्स होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार से स्कूल के बच्चे, पेरेंट्स, जब उनको मालूम ही नहीं है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा तो वो ढंग से तैयारी कर ही नहीं पाएंगे। अब फाइनली यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डिसीजन आ गया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के क्लास 12th के जो एग्जाम है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। और ये जो क्लास 12वीं के एग्जाम होते हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं। इन एग्जामों को ऐसा बोला जाता है हमारे पेरेंट्स के द्वारा कि बच्चों का फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं, और ये ब्ला ब्ला ये सब तो आपको देखिए पता ही है। आपको पता है कि सेकेंड वेव ऑफ पैंडमिक में बिल्कुल कारनेज आ गया है, और गवर्नमेंट के पास ज़्यादा कुछ चॉइस बची नहीं है। फ्रेश क्लस्टर्स ऑफ इन्फेक्शन को यहाँ पे रोकना है। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी अब लिमिटेड हो चुकी है। 12वीं कक्षा के नंबर बहुत मैटर करते हैं। ये 12वीं कक्षा के नंबर तब भी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं जब आईएम का एंट्रेंस दोगे आप। ये 12वीं कक्षा के नंबर और नाना एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करेगा बच्चों के फ्यूचर को, बट कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम कैंसिल करने पड़े। पहले 2020 में ये उम्मीद थी कि 2021 तक चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। ऑलरेडी 2020 में बच्चों की पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब रही, लेकिन 2021 में भी कहीं ना कहीं वही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है जो 2020 में देखने को मिला है। और इस बार का तो और खतरनाक है, क्योंकि डबल म्यूटेंट वेरिएंट कोरोना वायरस का घूम रहा है और अच्छी तरीके से परेशान कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, सरकार के सामने और हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के सामने काफ़ी परेशानी थी कि क्या करें एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पे। ऑब्वियसली बात है, प्रेशर बहुत क्वार्टर से आ रहा था, तो इन्होंने रिस्क नहीं लिया और इन्होंने एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया है। अभी के लिए इसको कैंसिल कर दिया। अभी कैंसिल करने के बाद ऐसा बोला जा रहा है कि इट विल बी रिप्लेस्ड विद एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट फॉर सर्टिफिकेशन। ठीक है, बात यहाँ पे ये है, आपने एग्जाम कैंसिल कर दिया पर बच्चों को तो पास करना है ना। अभी बच्चों को कौन से बेसिस पे आप पास करोगे, तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होगा सर्टिफिकेशन का। तो हो सकता है उनका कोई सेक्शनल टेस्ट हुआ हो, स्कूल टेस्ट हुआ, ऑनलाइन क्लासेस में कुछ लाइव टेस्ट हुए हों, तो उनके मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे बच्चों को मोस्ट प्रोबेबली पास कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। और सीबीएसई यहाँ पे जो क्राइटेरिया चुनेगा बच्चों को पास करने का या एसेस करने का या फेल करने का, जो भी होगा, फेल तो खैर कम ही लोगों को किया जाएगा, उसी क्राइटेरिया के बेसिस पे
ये जो स्टेट के एजुकेशनल बोर्ड्स हैं ये भी अपने डिसीजन ले सकते हैं। यूपी बोर्ड हो गया, एमपी का अपना बोर्ड हो गया, इनके भी तो स्कूल कॉलेजेस है ना भाई, उनको भी उसी हिसाब से डिसीजन लेना। जब सीबीएसई के एग्जाम कैंसिल हो गए हैं तो बहुत सी जगहों पे एग्जाम अभी कैंसिल होने वाले हैं। सीबीएसई आप कह सकते हो सबसे बड़ा बोर्ड है, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी के स्कूलों में पढ़ते हैं पूरे देश भर में, ठीक है। अब क्या है कि पिछले साल भी सीबीएसई ने एक सबमिशन दिया था और उसमें अपनी एक असेसमेंट स्कीम सामने रखी थी सुप्रीम कोर्ट में। ये असेसमेंट स्कीम इसीलिए थी कि कैसे बच्चों को बिना एग्जाम के पास किया जाए। दिल्ली में भी कुछ इस प्रकार की स्कीम के थ्रू इंटरनल, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट असेसमेंट किया गया और फाइनली कुछ ऐसे रिजल्ट्स निकाले गए जिसके बेसिस पे बच्चों को पास मान लिया गया। कुल मिला के यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से अब यही उम्मीद है कि वो एक ऐसी प्रॉपर स्ट्रैटेजी लेके आए, एक ऐसी प्रॉपर साइंटिफिक स्कीम लेके आए जिस स्कीम के बेसिस पे यहाँ बच्चों को पास कर दिया जाए और उसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी ना हो। समझ गए ना? क्योंकि अब आप बिना एग्जाम के बच्चों को पास कर रहे हो तो जिस बेसिस पे पास कर रहे हो, जिस बेसिस पे उनको एसेस कर रहे हो, वो बेसिस बहुत साइंटिफिकली साउंड होना चाहिए। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। प्लस अब आप देखिए यहाँ पे, चूंकि 2021 के बोर्ड के एग्जाम कैंसिल हो गए हैं 12वीं कक्षा के, तो नीट और जेई के एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे इस बात की गारंटी नहीं। पिछली बार नीट जेई के एग्जाम करा दिए थे डिस्पाइट ऑल द प्रेशर, तो इस बार नीट जेई के एग्जाम होंगे। क्योंकि इस बार देखिए केंद्र सरकार ज्यादा प्रेशर में, पिछली बार केंद्र सरकार फिर भी उतने प्रेशर में नहीं थी, इस बार तो बहुत ज्यादा प्रेशर में। जो सेकेंड वेव आई है ना कोरोना वायरस की, ये सरकार की इमेज बिल्कुल ही नीचे लेके गई है, ठीक है ना। और यहाँ पे अब सेंटर को भी पता है कि भाई इनफ वैक्सीन डोजेस है नहीं, सिस्टमेटिक वैक्सीन कवरेज प्लान को हम इंप्लीमेंट कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास वैक्सीन है ही नहीं। वायरस वेरिएंट जो हमारे पास फैल रहे हैं उनके बारे में हम लोग ज़्यादा कुछ जानते हैं नहीं। इन वायरस वेरिएंट्स के चलते सेकेंड वेव आ गई, हमको ये नहीं पता है कि थर्ड वेव कब आके हमारे ऊपर खड़ी हो जाएगी। और हमारे पास ब्रिटेन जैसा प्रॉपर कॉम्प्रीहेंशन का सिस्टम भी नहीं है। इंडिया का ये जो आप कह सकते हो वर्जन है, म्यूटेंट वर्जन B.1.6172, ये ब्रिटेन में भी पाया गया है। अभी ब्रिटेन में कौन कौन से इलाकों में ये वर्जन फैल रहा है ब्रिटेन वालों ने पता कर लिया। उनका जो जेनोम सीक्वेंसिंग प्रोग्राम है वो बहुत रोबस्ट है और कहीं ना कहीं ब्रिटेन की आबादी भी कम है। तो चूंकि आबादी कम है, जेनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनके पास लेबोरेटरीज बहुत ज़्यादा हैं और टेस्ट वहाँ पे बिल्कुल फ्री में हो रहे हैं, एकदम वाइड स्प्रेड स्केल पे। तो ऐसे केसेस में एरिया वाइज सेग्रीगेशन कर पाना कि भाई कौन सा वेरिएंट फैल रहा है, ये ब्रिटेन के लिए फिर भी आसान है, इंडिया के लिए उतना आसान नहीं है। हालांकि ब्रिटेन के लिए आसान नहीं है बट उतना मुश्किल नहीं है। इंडिया के लिए तो इम्पॉसिबल है, 140 करोड़ की तो आबादी है हमारी, ऊपर से टेस्ट हमारे लिमिटेड हैं, ऊपर से भाई जेनोम सीक्वेंसिंग की हमारे पास उतनी लेबोरेटरीज है नहीं, तो हम म्यूटेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे और नियर फ्यूचर उतनी स्केल पर कर पाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो बेटर यही है कि यहाँ पे इस प्रकार के जो एग्जाम्स हैं ये सुपर स्प्रेडर इवेंट ना बन जाए, इसलिए इनको ना ही कंडक्ट करवाओ। ओके, ये बात यहाँ पे बोली गई है। फिर यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स दी जा रहे हैं, जैसे कि सिंगापुर ने अपनी mRNA वैक्सीन कवरेज को बढ़ा दिया है, अब 12 साल या उससे ज़्यादा के बच्चों को भी वैक्सीन दी जा सकती है। उसी प्रकार से यूएस का जो रेगुलेटर है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उसने 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए भी वैक्सीन का इंतजाम यहाँ पे कर दिया है। ब्रिटेन 2022 से बोल रहा है कि 100 एक्स्ट्रा ट्यूशन आवर्स लेके आएंगे। तो कुल मिला के ये सब चीज़ें इंडिया में तब हो सकती हैं जब इंडिया की आबादी को वैक्सीन मिलेगी, जो कि अभी के लिए नहीं मिल रही है। यूएस, सिंगापुर और ब्रिटेन यहाँ पे कौन से बेसिस पे बच्चों की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं? इसी बेसिस पे शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये अपने बच्चों को वैक्सीन दे रहे हैं। और हमारे यहाँ तो 18 साल के एडल्ट से ज़्यादा वालों को वैक्सीन नहीं लगी तो बच्चों को क्या ही लगेंगी। तो वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि एक मेजर स्केल पे लेके चलनी पड़ेगी, नहीं तो भाई प्रॉब्लम होने वाली आगे आने वाले समय में, ठीक है। हम लोग बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन के अंदर रह सकते हैं और बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन के अंदर रहे तो देखिए इकोनॉमी को तो नुकसान होगा ही होगा, वो एक अलग बात है, ये जो बच्चों की पढ़ाई है ना ये भी बर्बाद हो जाएगी, ये बात बताई जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं एम्ब्रेसिंग चिल्ड्रन, स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिलीफ स्कीम्स फॉर चिल्ड्रन ऑर्फन्ड बाई कोविड-19 इज एसेंशियल। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? देखिए ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आपने, देखिए एक मुहावरा है, अगर आपने एक अच्छी शुरुआत की है तो आधा काम पूरा हो गया। ऐसा देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल केंद्र सरकार ने कोविड-19 से ऑर्फन हुए बच्चों के लिए एक एक्सपेंसिव असिस्टेंट प्रोग्राम चलाया और ये एक्सपेंसिव असिस्टेंस प्रोग्राम काफ़ी अच्छा बताया गया। बेसिकली आप देखो कि जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस के लिए चलाया गया कोविड-19 के पैंडेमिक के द्वारा बच्चों के लिए सरकार के द्वारा, ये बहुत अच्छा था। इसमें यह बोला गया कि पीएम केयर्स फंड से पैसा निकाला जाएगा, उसके बारे में आगे मैं बात करता हूँ। अब कुल मिला के बात यहाँ पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब सेंटर से पूछा कि भाई आपने ये जो बच्चे ऑर्फन हुए हैं कोविड-19 के लिए, इसके लिए जो एक्सपेंसिव प्रोग्राम चलाया है क्या स्टेटस है इसका, तो सेंटर बोल रहा है कि भाई
कहीं ना कहीं ये जो प्रोग्राम चलाया गया है ना, उसकी मॉडलिटीज अभी डिफाइन नहीं की गई है। देखिए, स्कीम को अनाउंस कर देना, स्कीम को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना, इसमें फर्क है। जैसे कि अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया है, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर मिल गया, लेकिन क्या नियम कानून बनाया गया ग्राउंड लेवल पे? नहीं। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अभी लागू नहीं हुआ है, भले वो पास हो गया है लोकसभा राज्यसभा से, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर मिल गया। उसी प्रकार से अगर कोई स्कीम सरकार ने बनाई बट उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए नियम कानून नहीं बनाए, वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई, तो स्कीम बनाने का कोई मतलब नहीं हुआ। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। कोविड-19 से वो बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, उनके लिए स्कीम आपने बना ली बट उसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं किया। अभी ग्राउंड लेवल पे आपने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया तो फिर क्या ही मतलब है उस स्कीम का? ये बात यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। तो सरकार ने अगर एक स्कीम बनाई है कोविड-19 से ऑर्फन हुए बच्चों के लिए, तो उस स्कीम का एक प्रायोरिटी बेसिस पे इम्प्लीमेंटेशन यहाँ बहुत जरूरी है। इस स्कीम को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम भी यहाँ पे बोला गया था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स बहुत जरूरी हो जाते हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर ने सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट में कि 10,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको इमीडिएट केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है, ठीक है। इन 10,000 बच्चों में वो बच्चे हैं जो कि 0 से लेकर 17 साल के बीच में हैं, वो या तो अनाथ हो गए या उनको अबेंडन कर दिया गया है कोविड-19 के पैंडेमिक के समय पे। ओके, टोटल 9,346 चिल्ड्रन हु हैव बीन अफेक्टेड। इसमें 1,742 स्टूडेंट चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनके दोनों पेरेंट्स की मृत्यु हो चुकी है, 7,464 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी एक पेरेंट की मृत्यु हो चुकी है, और 140 ऐसे हैं चिल्ड्रन जिनको अबेंडन कर दिया गया, उनके माँ बाप ने उनको छोड़ दिया है। किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड में? मार्च 2020 से लेके 29 मई 2021 के बीच में, और आगे आने वाले समय में ये फिगर और बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए ऑब्वियस ही बात है, ये जो बच्चे हैं इनको इमीडिएट हेल्प की जरूरत है। अगर इनको इमीडिएट हेल्प नहीं मिली तो हो सकता है कि इनको ट्रैफिकिंग में या फ्लैश ट्रेड में खींच लिया जाए। ट्रैफिकिंग और फ्लैश ट्रेड आपको पता ही है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। और ट्रैफिकिंग में होता ही है कि बच्चों को लेके उनका एक हाथ तोड़ के उनको सिग्नल पे बैठा के भीख मंगवाने लगे। इस प्रकार की चीजें बहुत होती हैं। प्लस एक नए प्रकार का यहाँ पे बिजनेस शुरू हो गया है, जो कि मैंने कुछ दिन पहले के एडिटोरियल्स में आपके साथ कवर किया था, कि सोशल मीडिया पे और आपके बाकी इंस्टाग्राम ट्विटर पे बहुत सारी ऐसी अपील्स सर्कुलेट कर रही होती हैं जहाँ पे ये बोला जाता है कि जो बच्चे हैं ये अनाथ हो गए हैं, इनको गोद ले लीजिए। गोद लेने से आपसे पैसे ले लेते हैं, और जब आप गोद ले रहे होते हो तो आप अच्छे इंटेंशन से गोद ले रहे होते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो इलीगल होता है। गोद लेने का एक प्रॉपर प्रोसेस है, ठीक है, जिसके लिए एक अथॉरिटी है जिसका नाम है कारा, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। उसके बारे में बहुत डिटेल में मैंने समझाया। कारा मेरे नाम, या कारा सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको पर्टिकुलर वीडियोस मिल जाएंगी जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई इन बच्चों को बचाने की जो अर्जेंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आप यहाँ पे देखिए, तो इसीलिए यहाँ पे एक शिफ्ट लेइंग प्रोसेस की जरूरत है, जहाँ पे मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हो जिससे बच्चों के रेस्क्यू और रिलीफ को तेज किया जा सके, ठीक है ना। और जो भी प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा वो सही बच्चों के पास पहुंच सके जिनको सच में मदद की जरूरत है। क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं इनको सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं होता। देखिए, एक बच्चा छोटा होता है, उसमें बुद्धि कम होती है, उसका दिमाग डेवलप नहीं होता, उसका शरीर डेवलप नहीं होता है। ऐसे समय पे उसको ज़रूरत होती है। अब इनके पास अगर माँ बाप नहीं है तो किसी न किसी स्टेट एजेंसी को, एक तो ऑलरेडी उनके सामने एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा है कि उनके माँ बाप नहीं है। एक छोटे बच्चे के पास माँ बाप ना हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसके ऊपर से ये फ्लैश ट्रेडर्स और ये क्या नाम से आपके जो ड्रग ट्रैफिकर्स होते हैं ये आ जाते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं ये बचाना सरकार की भी जिम्मेदारी और एज एन ह्यूमैनिटी हम सबकी भी जिम्मेदारी यहाँ पे बनती है, ठीक है। क्योंकि कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है ये इन बच्चों की लाइफ में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ओके, फिर आगे आप देखिए क्या बोला जा रहा है। द एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट्स दैट sprang up to the assistance of children orphaned by the Indian Ocean tsunami can be factored in। बिल्कुल सही बात है। आपको पता है कि जब इंडियन ओशन की सुनामी आई थी उस समय पे तमिलनाडु जैसे स्टेट्स बहुत इफेक्ट हुए थे। तो उस प्रकार उस समय पे बहुत सारी ऐसी स्कीम चलाई गई थी जो इमरजेंसी बेसिस पे ये जो बच्चे ऑर्फन हुए थे या जो बच्चे किसी भी जगह पे पड़े पाए गए थे उनकी मदद के लिए सरकार ने चलाई थी। उनको सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के नेट में लाने की कोशिश की गई थी, उनके लिए स्पेसिफिकली फंड्स एलोकेट किए गए थे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उस समय पे सब कुछ अच्छे से हुआ था और कोई करप्शन नहीं हुआ था, बट कुछ कुछ उस पर्टिकुलर इंस्टेंस से जो हमने सीखा है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को यहाँ पे कोविड-19 के पैंडेमिक में भी यूज किया जा सकता है। ये जो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन वाली जो स्कीम है जिसके लिए पैसा पीएम केयर्स फंड से निकाला जाएगा, काफ़ी अच्छी है। इसमें ये बोला गया है कि भाई स्कूल में पढ़ने का खर्चा, हायर एजुकेशन का खर्चा, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है ना,
ये सब दिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये सब अभी प्रोमिसेस हैं। ये प्रोमिसेस जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक वो प्रोमिसेस ही रहेंगे। और हमारे यहाँ पे अक्सर कर पॉलिटिशियंस इस चीज़ के लिए माने जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि, देखिए एक बात तो मैं बोलूँगा, सरकारों की जब बात आती है ना कंपैरिजन की, तो जो प्रेजेंट सरकार है इसने जो जो भी प्लान्स अनाउंस किए हैं कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट किया है। ऑब्वियस सी बात है हर सरकार को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है, लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि जो कोरोना का पैंडेमिक है ये बहुत ज़्यादा एक्यूट तरीके से हमारे ऊपर बरसा है। तो किसी को क्रिटिसाइज करने के बजाय उसके अच्छे स्टेप्स की तारीफ करना, साथ साथ उसके ऊपर प्रेशर डालना कि वो अच्छा स्टेप हो। अब सरकार ने यहाँ पे पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम चालू कर दी है, तो अब उसके ऊपर सिविल सोसाइटी का और नॉर्मल पब्लिक का प्रेशर पड़ेगा, तो उनको इंप्लीमेंट करनी ही पड़ेगी और ये हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार पूरी तरीके से कोशिश करे कि बच्चों के पास सारे बेनिफिट्स पहुंचे। वो बच्चे जो सच में इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, वो बच्चे जिनके सच में माँ बाप नहीं रहे हैं। इसके लिए आप देखोगे कि बहुत सारी राज्य की सरकारों ने बड़े अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए हैं। जैसे चाइल्ड केयर पैकेजेस अनाउंस किए गए हैं बहुत सी राज्य की सरकारों में और साथ साथ केंद्र की सरकार, अगर मिल के ये लोग सिंसियर इंप्लीमेंटेशन करते हैं, इनका स्टाफ कमिटेड है, 1098 टाइप की जो सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर्स हैं इनको ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इन बच्चों के ऊपर जो इम्पैक्ट आया ऑर्फन बच्चों के ऊपर, उसको तो हम लोग कहीं ना कहीं कम कर ही सकते हैं। ये बात यहाँ पे बताई गई। मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा आर्टिकल है ये। और पीएम केयर फॉर, ये जो आप कह सकते हैं चिल्ड्रन स्कीम है, इसके बारे में भी याद रखिएगा। दिस इज़ अ वेरी गुड स्कीम टेकन अप बाई अवर गवर्नमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोज द वैक्सीनेशन गैप इन ग्लोबल लॉक स्टेप। यहाँ पे बात की जा रही है बेसिकली यूरोपियन यूनियन की। ठीक है, आर्टिकल किसने लिखा है? तो आर्टिकल लिखा है आपका जोसेफ बोरेल साहब ने, यूरोपियन यूनियन हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉरेन अफेयर्स के। एक्चुअली यूरोपियन यूनियन के बिहाफ पे यहाँ पे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं यूरोपियन यूनियन के बिहाफ पे? सबसे पहले तो उन्होंने ये स्टेटिक्स दी है कि बाय द एंड ऑफ मई 2021 केवल 2.1 अफ्रीकन को एक डोज मिलेगी कोविड-19 की। अफ्रीका की आबादी बहुत बड़ी है और भाई 2021 मई तक केवल 2.1% अफ्रीकन को कोविड की डोज मिलेगी। उस हिसाब से इंडिया देखा जाए तो बेटर 10% से ज़्यादा पहुंच चुके हैं हमारे इंडियंस जो कि एक डोज पा चुके हैं। अब यहाँ पे समझना ये पड़ेगा कि जो वैक्सीनेशन गैप है एडवांस्ड इकोनॉमीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, इसको कहीं ना कहीं पूरा करना पड़ेगा। WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस एडमानम ग्रेबियास, इन्होंने बोला वैक्सीनेशन अपार्थीड नहीं होना चाहिए। बड़ा अच्छा आप कह सकते हो शब्द बोला इन्होंने। वैक्सीनेशन अपार्थीड का मतलब क्या, अपार्थाइड का मतलब क्या है कि भाई ब्लैक रेस के जो पीपल थे उनके ऊपर अत्याचार किया व्हाइट रेस के पीपल ने, तो ये था वैक्सीनेशन अपार्थीड। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर ये जो ब्लैक रेस के लोग हैं, अगर इनको, अफ्रीका में ज़्यादातर ब्लैक रेस के लोग हैं, इंडिया में ब्राउन रेस है, बाकी कंट्रीज में भैया व्हाइट रेस आ जाती है, तो ये जो आपके अफ्रीका के लोग हैं, अगर आप इनको वैक्सीन नहीं दोगे तो आप एक प्रकार का वैक्सीन अपार्थाइड कर रहे हो। ठीक है ना? तो इसीलिए यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो ऐसी मदद करें। ये मॉरली राइट भी हो, सबके इंटरेस्ट में भी है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। इसलिए ग्लोबल मल्टीलेटरल एक्शन की ज़रूरत है ताकि वैक्सीन की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए और इनको रोल आउट को पूरी दुनिया में एक्सेलरेट किया जाए। ठीक है, और यही यहाँ पे यूरोपियन यूनियन करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बोला है। एक ग्लोबल हेल्थ समिट हुई थी रोम में मई 2021 में और वहाँ पे G20 लीडर्स ने ये पाथ भी डिफाइन किया है। ये जो पैंडेमिक है हर दिन हज़ारों की तादाद में लोगों को मार रहा है और अभी के पेस पे अगर वैक्सीनेशन होता है तो 2023 तक पूरे देश को वैक्सीन, पूरी दुनिया को वैक्सीन नहीं मिल पाएगी। ओके, इस पैंडेमिक को खत्म करने का एक ही तरीका है, वाइडली वैक्सीनेटेड वर्ल्ड। जब सबको वैक्सीन मिल जाएगी, सबके अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी, इस इम्यूनिटी के दम पे ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा म्यूटेंट नहीं बनेंगे कोरोना वायरस के और लोग कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से अपने आप को इम्यून कर लेंगे। लेकिन जब तक आप वैक्सीन नहीं दोगे तब तक अलग अलग वेरिएंट्स फलते फूलते रहेंगे। ये बात तो मैंने पहले कई बार आपको बताई है। फिर दूसरी बात ये भी है कि जो इकोनॉमिक एंगल है वो लॉकडाउन से जुड़ा हुआ है। रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, लॉकडाउन्स लगे हुए हैं। अभी लॉकडाउन हटाने का जो सबसे बड़ा प्री रिक्विजिट है वो है वैक्सीनेशन। अगर आप वैक्सीनेशन करते हो तो ही ये लॉकडाउन हटेंगे। जब तक वैक्सीनेशन नहीं करते हो तब तक इम्यूनिटी आएगी नहीं, तब तक कोरोना वायरस फैलता रहेगा, तब तक जगह जगह पे लॉकडाउन बनते रहेंगे। और ये रिस्ट्रिक्शन पेनलाइज करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज को पेनलाइज करते हैं। क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज के पास ठीक ठाक पैसा है तो डेवलप्ड कंट्रीज अपने सोशल प्रोग्राम्स चला लेती हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास उतना पैसा नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज की आबादी बहुत ज़्यादा है, इंडिया पाकिस्तान को देख लीजिए, आबादी बहुत ज़्यादा है, सरकार के पास पैसा है नहीं, तो एक लिमिट से ज़्यादा सोशल प्लान सरकार नहीं चला सकती है। लेकिन यूएस यूरोप में देखिए, सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये सारी वैक्सीन खरीद के लोगों को फ्री में लगवा दी, भाई किसी से कोई पैसे लिए ही नहीं गए।
अब देखिए बात यहाँ पे ये है कि अगर वैक्सीनेशन गैप रहता है तो होगा क्या, होगा ये कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे तो वैक्सीनेशन हो ही जाएगा, वहाँ तो हो ही रहा है, और जो गरीब कंट्रीज़ है अफ्रीका की, साउथ एशिया की, साउथ ईस्ट एशिया की, वहाँ पे वैक्सीनेशन होगा नहीं, तो ये वैक्सीनेशन गैप बढ़ जाएगा। तो इसके चलते पिछले कई डेकेड्स में जो कि पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जो ग्लोबल इनइक्वालिटी थोड़ी बहुत हटी है, वो इनइक्वालिटी फिर से आने लगेगी, वो पॉवर्टी फिर से आने लगेगी, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कम होगी और जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी बढ़ेंगे। और इसका लॉन्ग टर्म में जो इम्पैक्ट है ना, ये डेवलप्ड कंट्रीज पे इकोनॉमी एडवांस्ड इकोनॉमीज पे वो ज़्यादा है। आप समझिए, यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी हो गई, यूएसए की इकोनॉमी हो गई, ये डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी के बिना थ्राइव नहीं कर सकती। ये कंट्रीज इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इस प्रकार की इकोनॉमी की मदद के बिना थ्राइव नहीं कर सकते। हमारे यहाँ से ह्यूमन रिसोर्स उनके पास जाता है, उनके बने हुए सामान हमारे मार्केट में बिकते हैं आके। तो अगर इंडिया और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज परेशान हैं तो ये डेवलप्ड कंट्रीज भी कहीं ना कहीं परेशान होंगी, ये आराम से अलग नहीं रह पाएंगी। समझ के बात को। इसीलिए इन एडवांस्ड इकोनॉमीज को, इन डेवलप्ड कंट्रीज को ये बात पता है कि कहीं ना कहीं ये जो वैक्सीनेशन की मदद है, कहीं ना कहीं ये कोरोना से लड़ने वाली जो मदद है, ये डेवलपिंग कंट्रीज को देनी ही पड़ेगी। इसलिए यूरोपियन यूनियन यहाँ पे बोल रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में अभी के लिए $50 बिलियन का प्लान लाया गया है, और इस $50 बिलियन के प्लान के चलते 2021 के एंड तक पूरी दुनिया की 40% आबादी और 2022 के आधे तक बची हुई 60% आबादी को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। और इस प्लान के प्रति यूरोपियन यूनियन बहुत वेलकमिंग है, और कहीं ना कहीं पैसा भी यहाँ पे यूरोपियन यूनियन डोनेट करेगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। समझ गए बात को। तो ये सब बातें यहाँ पे बोले, मतलब यूरोपियन यूनियन के बिहाफ पे यहाँ पे जोसेफ साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम कहीं ना कहीं ओवरऑल पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन को बढ़ाने की और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, हम हट नहीं रहे हैं यहाँ से, ये यहाँ पे बोल रहे हैं। क्योंकि पैंडेमिक डेली के बेसिस पे लोगों को मार रहा है, और एक इफेक्टिव डीलिंग यहाँ पे ज़रूरी है। फिर अब इस प्लान को और इस गोल को अचीव करने के लिए, कौन सा गोल कि 40% लोगों को वैक्सीनेट कर दो 2021 के एंड तक, और मिड 2022 तक बचे 60% को भी वैक्सीनेट कर दो। इसके लिए कोऑर्डिनेटेड मल्टीलेटरल एक्शन चाहिए। ठीक है भाई। तो वैक्सीन नेशनलिज्म नहीं होना चाहिए, और वैक्सीन को पॉलिटिकल गोल नहीं समझना चाहिए। तो कुछ कंट्रीज में, जैसे कि पहले डोनाल्ड ट्रंप के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई मैं तो अमेरिका के लोगों को ही वैक्सीनेट करूंगा, मुझे बाकी लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं। तो इस प्रकार का जो पॉलिटिकल गोल है, इस प्रकार का जो वैक्सीन नेशनलिज्म है कि भाई बड़ी बड़ी अमीर कंट्रीज ने पूरी की पूरी वैक्सीन भर के अपने पास रख ली, वो नहीं होना चाहिए। हालांकि सबसे ज़्यादा ये काम डेवलप्ड कंट्रीज ही कर रही है, चाहे वो यूएसए, और ये करना भी चाहिए। इंडिया बहुत शेर बना था, इंडिया ने बहुत सारी वैक्सीन एक्सपोर्ट की, जब देखो इंडिया में खुद ही वैक्सीन नहीं बची। इन कंट्रीज को पता था कि वैक्सीन भर लो अपने देश को पहले, तो बाद में देखा जाएगा। तो अपने देश को पहले देने वाले केसेस में कहीं ना कहीं यूएसए और यूरोपियन यूनियन की जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनके पास वैक्सीन पूरी है, और इंडिया के पास आज की डेट में एक्यूट शॉर्टेज है वैक्सीन की। प्लस यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के बिहाफ पे जोसेफ साहब बोल रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन वैक्सीन नेशनलिज्म नहीं करता, जबकि ये करते हैं, बट ये बोल रहे हैं कि ये नहीं करते हैं। यूरोप का हिसाब बड़ा अच्छा है। क्या करते हैं कि ये लोग बहुत सारी वैक्सीन जो बनाते हैं ना, उसको एक फिक्स्ड कोटा में सारी कंट्रीज में बांट देते हैं। तो यूरोपियन यूनियन के अंदर उन्होंने खूब कम ये वैक्सीन बांटी हैं। हालांकि इन्होंने ये भी बोला है कि उन्होंने बहुत सारी वैक्सीन को एक्सपोर्ट भी किया है लो इनकम कंट्रीज को। तो जिस प्रकार से वैक्सीन मैत्री के थ्रू इंडिया ने ग्लोबल डिप्लोमेसी और सॉलिडारिटी दिखाई है, वैक्सीन मैत्री मतलब हमारा वो प्रोग्राम जिसके चलते इंडियन मेड कोरोना की वैक्सीन दुनिया भर में एक्सपोर्ट की गई, कुछ इस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने भी वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया है, ऐसा यूरोपियन यूनियन यहाँ पे बोल रहा है। फिर यूरोपियन यूनियन के बिहाफ पे जोसेफ साहब ये भी बोल रहे हैं कि 2020 में यूरोपियन यूनियन ने बहुत सारा पैसा दिया था ताकि वैक्सीन में लार्ज स्केल रिसर्च की जा सके। ये जो नई mRNA वैक्सीन बनी है, इसमें यूरोपियन यूनियन ने अच्छा खासा पैसा दिया है। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। प्लस ऐसा बोला गया है कि दुनिया भर में अब तक 40% ऑफ द डोजेस जो भी वैक्सीन की दी गई हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन यूरोपियन यूनियन की तरफ से आया है, ऐसा WHO बोल रहा है। जोसेफ साहब का यहाँ पे बोलना है। यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि अब तक हमने 90 कंट्रीज को 240 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन एक्सपोर्ट की हैं, लगभग 24 करोड़ डोजेज एक्सपोर्ट की हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फिगर है, ऐसा यहाँ पे जोसेफ साहब बोल रहे हैं। तो बेसिकली जोसेफ साहब यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन के रिस्पेक्ट में ये अपनी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं। आगे आने वाले समय में इन्होंने ये बोला है कि हमारे जो यूरोपियन इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं, इन इंडस्ट्रियल पार्टनर्स में प्राइवेट कंपनीज वो वाली भी हैं जो कि मतलब फार्मास्यूटिकल सेक्टर में नहीं हो, जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में वो भी है। इन्होंने ये बोला है कि 2021 के एंड तक
130 करोड़ वैक्सीन की डोजेस ये लोग लो इनकम कंट्रीज को देंगे नो प्रॉफिट पे। अब बोला तो है ऐसा, देंगे कि नहीं देंगे। इस 130 करोड़ में बहुत सारी डोजेस ये लोग, ये जो कोवैक्स नाम का ग्लोबल अलायंस है वैक्सीन का, इसको देंगे। अभी कितना देंगे कितना नहीं देंगे ये पता नहीं, बट यहाँ पे जोसेफ साहब का ये बोलना है कि इन्होंने ठीक ठाक वैक्सीन एक्सपोर्ट की है पूरी दुनिया में, और इसके लिए इन्होंने एक टीम यूरोप बना रखी है, और इस टीम यूरोप के चलते ये लोग दुनिया भर में वैक्सीन बांट रहे हैं। $2.8 बिलियन यूरो का इनका बजट है। टीम यूरोप ने सबसे ज़्यादा वैक्सीन कोवैक्स फैसिलिटी को दी है, और इनका ये बोलना है कि जितना यूरोप ने अपने देश के, अपने जो भी देश है उनके 30 देशों को नागरिक को लगाई है, उतनी ही वैक्सीन उन्होंने बाहर एक्सपोर्ट भी करी है, ऐसा यहाँ पे ये बोल रहे हैं। और उसके लिए ये लोग पैसा भी ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। कोवैक्स को तो ऑब्वियसली बात है वैक्सीन फ्री में ही दी जाती है, और लो इनकम कंट्रीज़ को भी जो वैक्सीन एक्सपोर्ट की है वो कम दाम में एक्सपोर्ट की है, ऐसा जोसेफ साहब का यहाँ पे बोलना है। तो ये एक पर्टिकुलर आर्टिकल क्या पर्सपेक्टिव दिखाता है, वैक्सीनेशन गैप का पर्सपेक्टिव दिखाता है इंटरनेशनल टर्म्स में। तो अफ्रीका जैसी कंट्रीज जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज्ड हैं, ना ही उनके पास वैक्सीन है, ना ही उनके पास वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। एक और बात बोल रहे हैं, अफ्रीका अपनी 99% वैक्सीन को इंपोर्ट करता है, तो यूरोपियन यूनियन ये भी कोशिश करेगा कि अफ्रीका की वैक्सीन की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाए, ताकि आने वाले समय में ये जो अफ्रीका है वो अपनी वैक्सीन खुद बना सके, उसको 99% वैक्सीन इंपोर्ट ना करनी पड़ जाए। तो इस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ऐसा बोल रहा है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी सेटअप कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल फैसिलिटी सेटअप कर रहे हैं अफ्रीका में, ताकि अफ्रीका अपनी वैक्सीन खुद बना सके। हम लो इनकम कंट्रीज़ को वैक्सीन दे रहे हैं, हम सिर्फ अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये बात यहाँ पे जोसेफ साहब बोल रहे थे। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में तो हमने वैक्सीनेशन गैप बहुत देखा है, इंडिया इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में भी हमने एक आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस किया। फिर बात करते हैं द कॉशनरी टेल इन ओसाकाज एक्सिट, द हाई हैंडेड वर्ड ऑफ टेनिस मस्ट ओपन इट्स आइज टू द डेलिकेट सब्जेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। कल का जो आर्टिकल था एडिटोरियल का, वहाँ पे मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया कि भाई नाओमी ओसाका, ठीक है, ये आपका इनका पेरिस में जो फ्रेंच ओपन होने वाला था, इसके प्रेस जो ब्रीफिंग्स होती, मीडिया ब्रीफिंग्स होती मैच के एंड में, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका का ये बोलना है कि भाई इनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं जर्नलिस्ट। कुछ हद तक बात सही है, प्रेस सवाल भी उल्टे सीधे पूछती है, प्रेस रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम कर लेती तो बात ही क्या है, बट केवल इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में प्रेस रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम नहीं करती है। ओके, तो कल की डेट में नाओमी ओसाका के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि भाई ऑन द फील्ड परफॉर्मेंस ज़रूरी है, बट ऑफ द फील्ड भी परफॉर्मेंस ज़रूरी है। रफल नदाल का एग्जाम्पल दिया गया और बोला गया कि ये जो एथलीट्स हैं इनको मैच के बाद कहीं ना कहीं मीडिया के साथ प्रॉपर तरीके से बात करनी चाहिए, मीडिया इंटरेक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम। ये सब अच्छी अच्छी बातें कल की डेट में हमने बात की थी। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही, नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन से यहाँ पे विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। एक्चुअली में इनकी एक रिक्वेस्ट थी, जो भी आपके फ्रेंच ओपन के ऑर्गेनाइजर्स थे, इनकी रिक्वेस्ट ये बोलती थी कि भाई मैच के बाद जो मीडिया के साथ इंटरेक्शंस होते हैं वो मुझे नहीं करने, और इसके लिए ऑर्गेनाइजर्स ने इनके ऊपर $15,000 का फाइन भी लगाया था, और ये फाइन भर भी रही थी। बट ये कहीं ना कहीं मीडिया पर्सनस के साथ बात नहीं करना चाहती। इनका ये बोलना है कि इससे मेरी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है। इनका ये बोलना है कि बहुत लंबे समय तक ये डिप्रेशन में रही हैं। यूएस ओपन जब 2018 में इन्होंने खेला तो उसके बाद ये डिप्रेशन में रही हैं। इनका ये बोलना है कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट किस्म की पर्सन हूँ। इंट्रोवर्ट मतलब वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं। और नाओमी ओसाका ये भी बोलती हैं कि अक्सर कर ये हेडफोन पहने हुए नज़र आती हैं। हेडफोन पहने हुए इसलिए नज़र आती हैं क्योंकि जब ये लोगों के बीच में खेल रही होती हैं तो पीछे से लोग कमेंट पास करते हैं, तो वो जब कमेंट इनके कान पे पड़ते हैं तो ये डिस्टर्ब होती हैं। थोड़े होते हैं लोग सेंसिटिव भाई, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए नाओमी ओसाका कहीं ना कहीं प्रेस ब्रीफिंग को अवॉइड करती हैं, और फ्रेंच ओपन में भी वो प्रेस ब्रीफिंग को अवॉइड करना चाहती हैं। अब ये प्रेस ब्रीफिंग्स जो मीडिया ब्रीफिंग्स होती है मैच के एंड में, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कॉर्पोरेट्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी ब्रांड प्रमोशंस वगैरह होते हैं। ओके, और ओवरऑल एक मीडिया पर्सन से बात करने की कोशिश की जाती है, तो वो जो स्पोर्ट पर्सन है वो वहाँ पे आता है, ठीक है ना। तो वो गेटोरेड का ड्रिंक पी रहा होगा, किसी नाइक की उसने टोपी पहन रखी होगी, तो इस प्रकार से बड़े अलग अलग ब्रांड्स का यहाँ पे प्रमोशन होता है। तो ये जो एथलीट्स हैं, ये ऑब्वियसली बात है, इनको बहुत से ब्रांड्स मिले हुए हैं और वो प्रमोशन करते हैं, पैसा देते हैं इनको। तो इन एथलीट्स से एक्सपेक्ट किया जाता है कि खेल के मैदान के बाद तुम प्रेस ब्रीफिंग्स में भी आओ, मीडिया ब्रीफिंग्स में भी आओ, ठीक है। और अब तो नाओमी ओसाका और नहीं आना चाहती, क्योंकि वैसे ही प्रेस को मीडिया को बॉयकॉट करके बैठी है, तो अब तो मीडिया इनसे और सवाल पूछेगी और इनको नर्वस करेगी। तो अभी इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे नाओमी ओसाका ने क्या किया है, फ्रेंच ओपन से विड्रॉ कर लिया।
ये जो रिक्वेस्ट थी नाओमी ओसाका की फ्रेंच ओपन के ऑर्गेनाइजर्स से कि भाई मुझे मीडिया के साथ नहीं मिलना है, वो फ्रेंच ओपन वालों ने मानी नहीं। अभी यहाँ पे फ्रेंच टेनिस फेडरेशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ऑथर कौन है इस आर्टिकल का? प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी। ये आपके कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं। इनका क्या बोलना है कि यहाँ पे हाइपोक्रेसी दिखा रहा है। कौन हाइपोक्रेसी दिखा रहा है यहाँ पे? तो हाइपोक्रेसी दिखा रहा है फ्रेंच टेनिस फेडरेशन। फ्रेंच टेनिस फेडरेशन एक यंग वुमन की तरफ इतनी एम्पैथी नहीं दिखा सकता जो कि ये बोल रही है कि वो ज़्यादा बोल नहीं पाती है, डिप्रेशन से गुजर रही है, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है। तो अगर उसको इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो क्या ज़रूरी है उसको प्रेस ब्रीफिंग्स में बुलाना? अगर वो प्रेस ब्रीफिंग में नहीं आना चाहती है तो क्या प्रॉब्लम है आने की? तो कुल मिला के हाइपोक्रेसी दिखाई जा रही है यहाँ पे फ्रेंच टेनिस फेडरेशन की तरफ से, ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से। ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं ये स्पोर्ट्समैन को फोर्स कर रहे हैं आके मीडिया ब्रीफिंग्स देने के लिए, वो ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन जो कि चाहता नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर का। नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे केजल मैग्ने बॉन्डविक। ये नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे 1997 से 2000 तक और 2001 से लेकर 2005 तक। 1998 में इनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हुई, बहुत वर्कलोड ज़्यादा था, एक प्राइम मिनिस्टर के पास वर्कलोड तो होता ही है, और इनके 3 बहुत क्लोज फ्रेंड्स ब्रेन कैंसर से मर गए। तो ये इतने ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए थे कि ये लोग कुछ दिन की लीव पे चले गए और कुछ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने बाहर संभाला। लेकिन जब ये लीव से वापस लौट के आए तो ये रिफ्रेश थे और उसके बाद उन्होंने काम बहुत अच्छा तरीके से किया और दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये क्या एग्जाम्पल? ये एग्जाम्पल ये दिखाता है कि सच में जब एक पर्टिकुलर पर्सन मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से या डिप्रेशन से गुजर रहा होता है तो उसको थोड़ा गैप चाहिए होता है। तो अगर नाओमी ओसाका यहाँ पे थोड़ा गैप मांग रही थी प्रेस ब्रीफिंग से तो दे देना चाहिए था। इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या जरूरत थी टेनिस फेडरेशन के लिए, फ्रेंच टेनिस फेडरेशन के लिए? लेकिन इसको मुद्दा बनाया। तो यहाँ पे क्या आगे आने वाले समय में WHO सपोर्ट करेगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर सपोर्ट करता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑथर का ये बोलना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ओपनली सपोर्ट करना चाहिए। किसको? नाओमी ओसाका को इस इशू में, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात हो रही है। अब सोचिए, कल का आर्टिकल नाओमी ओसाका को क्या बोल रहा था कि ये मेंटल हेल्थ जैसे इशू का मजाक उड़ा रही है, और आज की डेट में एक ऑथर क्या बोल रहे हैं कि अगर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है तो उस लड़की की मदद करनी चाहिए। तो कुल मिला के एक ही इवेंट के 2 पर्सपेक्टिव निकल के आ रहे हैं। एक नाओमी ओसाका के फेवर में बोल रहे हैं जो कि आज का आर्टिकल, और कल वाला अगेंस्ट में बोल रहा था। अब एक बात आज के ऑथर की बहुत अच्छी, प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी साहब की, कि मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ही है। चाहे दीपिका पादुकोण की बात कर लीजिए, जेके रॉलिंग की बात कर लीजिए, मेघान मार्कल, बियॉन्स, इन सबका नाम दिया, कहीं ना कहीं इन सब को प्रॉब्लम हुई है मेंटल हेल्थ की। तो अगर 23 साल की ओसाका को इस प्रकार की प्रॉब्लम हो रही थी और अगर ये बता रही हैं कि ये डिप्रेशन से गुजर रही हैं, मेंटल हेल्थ से गुजर रही हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कुछ इनको एक्सेप्शंस दिए जा सकते थे। ज़रूरी नहीं है कि एक प्लेयर जो ऑन फील्ड परफॉर्म करता है उसको शाम को जाके बड़े बड़े कैमरों के सामने और फ्लैशिंग लाइट्स के सामने बैठ के इंटरव्यू देना ज़रूरी हो जाए। कुछ समय के लिए इस बात को इग्नोर भी किया जा सकता है, एक्सेप्शंस दिए जा सकते हैं। ये एक्सेप्शन नहीं दिए गए। दिस इज बेसिकली हाइपोक्रेसी ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजर्स ऑफ फ्रेंच ओपन। ये बात यहाँ पे ऑथर बोल रहा है। तो एक अलग व्यू पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। इसमें से कौन सा व्यू पॉइंट सही है, कौन सा व्यू पॉइंट गलत है, ये आपको अपने आप से डिवाइस करना है। तो ये था आर्टिकल। फिर हम लोग चलते हैं अपने फाइनली आर्टिकल पर, और ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा है। अ फार रीचिंग टैक्स मेजर्स, बहुत सही आर्टिकल है। ग्लोबल मिनिमम, ये जो टैक्सेशन कॉर्पोरेट टैक्स वाली बात है जो कि कहीं ना कहीं यूएस इस बात को प्रमोट कर रहा है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। होता क्या है कि ये जो यूएसए की कंपनीज होती है ना, ये दूसरी जगहों पे जाके काम करने लगती हैं, वहाँ पे अपना बिजनेस चलाने लगती हैं, वहाँ पे प्रॉफिट कमाती हैं और पैसा देती नहीं है यूएस की सरकार को। अब देखिए, ओईसीडी में बहुत सारे प्रपोजल्स चल रहे हैं, किस चीज़ के लिए? बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग को हटाने के लिए। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है? एक कंपनी जो कि अपना धंधा यूएसए में चला रही थी, बिजनेस यूएसए में चला रही थी, उसने क्या किया कि यूएसए से अपना बिजनेस निकाला और मॉरिशस में अपना बिजनेस शुरू कर दिया। तो इससे हुआ ये कि वो मॉरिशस की रजिस्टर्ड कंपनी हो गई। तो अगर वो मॉरिशस की रजिस्टर्ड कंपनी हो गई तो अब वो यूएसए के मार्केट में ऑपरेट नहीं कर रही है। अब यूएस की कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया में बेचती हैं। तो एप्पल है, अपने प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में बेचती है। तो कल की डेट में अगर एप्पल, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एप्पल अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर खोल देती है मॉरिशस में, और वो इंडिया में और बाकी हर जगह पे अपने फ़ोन वगैरह बेचती है, आईपैड, लैपटॉप जो भी बेचता है। तो ऐसे केसेस में एप्पल क्या बोलेगा कि भाई मेरी कंपनी तो मॉरिशस में रजिस्टर्ड है, तो मैं यूएस की सरकार को टैक्स क्यों दूं? अब यूएस की सरकार को नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। कहीं ये सारी कंपनीज यूएस के रिसर्च और डेवलपमेंट के क्लाइमेट को, उनके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके ऊपर आई और अब टैक्स देना चाहती नहीं है।
तो पहली बात तो इस बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग, मतलब कि आपने अपने कंपनी के हेडक्वार्टर बेस को कहीं और शिफ्ट कर दिया और उससे जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट आप, मतलब उस प्रॉफिट पे आप टैक्स नहीं देना चाहते हो अपनी पेरेंट कंपनी को। तो ये जो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग चल रहा है कि भाई अच्छा, बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग में थोड़ा गलत प्रकार से टैक्स अवॉइड करने वाला फैक्टर भी आ जाता है यहाँ पे। ओके, और यूएसए ने जो यहाँ पे मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स डिवाइस किया उसमें गलत टैक्स की बात नहीं है। तो समझते हैं, पहले ये दो अलग अलग चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट ने बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग को हटाने के लिए एक द पिलर 2 प्रपोजल दिया। ओके, ये जो पिलर 2 प्रपोजल है ओईसीडी का बीईपीएस के अंदर, ये क्या करता है, ये करता है कि भाई देखिए, एक पर्टिकुलर कंपनी किसी एक कंट्री की है और उस कंट्री से निकल के किसी और जगह पे जाके धंधा कर रही है। वो जिस दूसरी जगह पे जाके धंधा कर रही है वहां के जुरिडिक्शन में कम टैक्स भरना है। तो ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट कंट्री जहां की वो कंपनी ओरिजिनल थी वहां के पास कोई टैक्स नहीं पहुंचा। तो इस प्रकार का ये जो बेस इरोजन है, ये लोग प्रॉफिट्स को एक जगह से दूसरी जगह घुमा के टैक्स नहीं भरना चाहते हैं, ये बंद होना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक मिनिमम इफेक्टिव टैक्सेशन आना चाहिए 10% का, या हो सकता है 15% तक का। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि अगर एक कंपनी अपने ऑपरेशंस को किसी एक कंट्री से उठा के दूसरी कंट्री में लेके जा रही हो, तो उसके पैरामीटर केवल टैक्स ना हो, दूसरे कॉमर्शियल बेनिफिट्स के लिए जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब यूएसए में जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है बहुत ज़्यादा है, लेकिन चाइना में खोलोगे तो सैलरी ज़्यादा नहीं है। यूएसए में इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा है, बट इंडिया में अगर आप अपना धंधा खोलोगे तो सरकार आपको इन्वायरमेंटल रेगुलेशन थोड़ा बहुत गंदा भी करने देगी इन्वायरमेंट को। तो इस प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं। तो इन सब बेनिफिट्स के बेसिस पे अगर कोई कंपनी अपने बिजनेस को रीलोकेट करती तो समझ में आता है, लेकिन सिर्फ टैक्स बचाने के लिए जब कंपनीज रीलोकेट करती हैं तो उसके लिए पिलर 2 प्रपोजल ओईसीडी लेके आया बीईपीएस में, जहां पे एक मिनिमम टैक्स पूरी दुनिया में लगाने में बात की जा रही है 10% तक का या 15% तक का। मतलब भले ही वो यूएस की कंपनी है और किसी दूसरे कंट्री में जाके अपना धंधा चला रही है, उसके ऊपर मिनिमम 15% का टैक्स तो लगाया जाएगा, ऐसा बोला ओईसीडी ने। लेकिन यहाँ पे यूएस जो प्रपोजल लेके आया है ग्लोबल मिनिमम टैक्स का, वहां पे जो टैक्स यूएस प्रपोज कर रहा है वो है 21%। मतलब कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि दुनिया की कौन सी कंट्री में यूएस की कंट्री जाके अपना धंधा खोल रही है, उसको मिनिमम 21% टैक्स तो देना ही पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे कुछ बेसिक फैक्टर समझने पड़ेंगे। आप सोचो कि मान लो यूएसए में टैक्स लगता है कॉर्पोरेट्स के ऊपर 30%, मान लो पहुंचे मॉरिशियस में, मॉरिशियस में कॉर्पोरेट्स के ऊपर मान लो टैक्स लग रहा है 10%। समझिए बात को। तो ये जो कंपनी है वो खुश हो जाएगी, मॉरिशस में अपने प्रॉफिट का केवल 10% टैक्स देगी और अब बाकी अपने पास रख लेगी। यूएस में इसको 30% देना पड़ता, तो यूएस से भाग गई वो। यूएसए को लगा यार हम तो फंस गए बीच में, तो यूएस ने बोला एक काम करो, एक ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स 21% का रखो। मतलब आप कहीं की भी कंपनी हो, किसी भी जुरिडिक्शन में जाकर काम कर रहे हो, 21% टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। तो उस केस में 21% कैसे बटेगा? मॉरिशस में 10% टैक्स आपको सरकार देना है, टोटल आपके ऊपर 21% का टैक्स लगेगा, 10% टैक्स आप मॉरिशस को दे दोगे और बचा 11% आपको यूएसए की सरकार को देना पड़ेगा। ये कंसेप्ट है इस ग्लोबल मिनिमम टैक्स का, जो कि यहाँ पे यूएस इंपोज कर रहा है। यूएस का ये बोलना है कि ये जो यूएसए की कॉर्पोरेशन बाकी देशों में भाग के अपना धंधा खोल लेते हैं जाके, इनको कुछ टैक्स तो देना ही पड़ेगा यूएस की सरकार को, क्योंकि भाई ये हमारी टेक्नोलॉजी इवॉल्व करके लेके गए और दूसरी जगहों पे जाके पैसा कमा रहे हैं। समझ गए? तो बेसिकली ओईसीडी का ये जो सेकंड पिलर है और ये जो यूएस ने प्रपोज किया है ग्लोबल मिनिमम टैक्स, ये काफी हद तक एक जैसा ही है, बस एक फर्क है इसमें। जो ओईसीडी का बीईपीएस वाला प्रपोजल 2 है, उसमें जो मिनिमम टैक्स रेट लगाने की बात की जा रही है वो लगभग आप कह सकते हो कि 10 से 12% की रेंज में है, और यूएस जो टैक्स प्रपोज कर रहा है वो लगभग 21% है। तो अब यहाँ पे यूएस का जो मिनिमम टैक्सेशन का रेट है वो थोड़ा ज्यादा है। यहाँ पे आयरलैंड जैसी कंट्रीज उस पर चिल्लाने लग गई। आयरलैंड ने बोला ये क्या मजाक चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी यूएसए की कंपनीज ने अपने हेडक्वार्टर आयरलैंड में खोल रखे हैं और आयरलैंड में वो 12.5% देते हैं। तो अगर यूएस में वो 30% टैक्स दे रहे थे तो आयरलैंड में 12.5% दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 17.5% तो बच रहा है ना उनका। तो अब अगर यूएस बोलता है कि भाई 21% टैक्स लगाओ, तो उसमें क्या होगा कि 12.5% तो वो किसको दे देंगे, आपका ये आयरलैंड को दे देंगे, और बाकी बचा हुआ जो आपका 8.5% है वो किसको देंगे, वो यूएस की सरकार को देंगे। तो ये लॉजिक है, लेकिन अभी इस लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए पूरी दुनिया का अप्रूवल मिलना चाहिए।
क्योंकि यूएसए की कंपनी यूएस से निकल के कौन से देश में जाएगी इस बात की कुछ पता नहीं है। तो पूरी दुनिया, देश दुनिया भर की जब सारी कंट्रीज इस प्रपोजल पे हामी भरेंगी तब ये प्रपोजल इंप्लीमेंट हो जाएगा। क्योंकि टैक्स लगाने का जो आप कह सकते हो ताकत होती है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की होती है और कोई भी उस ताकत को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। आप समझिए बात को, यूएस से एक कंपनी निकल के अपने आप को आयरलैंड में रजिस्टर कर रही है, तो आयरलैंड में जो उस कंपनी का धंधा हो रहा है वो जुरिडिक्शन किसका है? आयरलैंड का जुरिडिक्शन है। तो वहां पे यूएस इंटरफेयर नहीं कर सकता। वहां पे यूएस इंटरफेयर तभी कर सकता है जब एक ऐसा इंटरनेशनल टैक्स रिजीम एग्जिस्ट करता हो जहां पे लिखा हो कि हाँ भाई इस कंपनी के ऊपर मिनिमम 21% या 15% टैक्स लगाया जाएगा। तो पहले यूएस ने प्रपोज किया था कि जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट होना चाहिए 21% होना चाहिए। बाद में आयरलैंड और बाकी कंट्रीज की तरफ से जब सुनाया गया तो अब सुनने में आ रहा है कि 15% पे आने की सोच रहा है यूएसए। मतलब कल की डेट में अगर यूएस 15% ग्लोबल टैक्स रेट लगवाने में सक्सेसफुल हो जाता है तो यूएस की कंपनी अगर यूएस से निकल के किसी और जगह पे जाके धंधा करती है, मान लो पैनामा आइलैंड्स में जाके धंधा करती है, केमन आइलैंड्स में जाके धंधा करती है, और केमन आइलैंड्स में टैक्स रेट केवल 5% है और ओवरऑल मिनिमम टैक्स रेट 15% है, तो जो एक्स्ट्रा 10% है वो यूएसए की सरकार को देना पड़ेगा। सिमिलरली इंडिया की कोई कंपनी है वो ये केमन आइलैंड्स में अपना हेडक्वार्टर बनाती है और इंडिया में टैक्स है 30% कॉर्पोरेट्स के ऊपर, लेकिन ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट 15% है, केमन आइलैंड्स में 5% दी इस कंपनी में, तो एक्स्ट्रा 10% भारत की सरकार को देना पड़ेगा। मतलब सरकारों को इससे फायदा होगा। जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, और इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, तो इंडिया के जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स दुनिया भर में जाके अपने धंधे बिजनेस खोल के बैठे हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा टैक्स इंडिया को देना पड़ सकता है। मतलब इंडिया की सरकार को इससे फायदा ही है। इसलिए कहीं ना कहीं इंडिया की सरकार ने इसको मना नहीं किया है। एक स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस रिपोर्ट है 2020 की, जिसमें यह बोला गया है कि जो भारत की कंपनीज दूसरे जगहों पे जाके अपने हेडक्वार्टर्स खोलती है ना, उससे भारत को लगभग $10 बिलियन का सालाना इनकम टैक्स के रेवेन्यू का नुकसान होता है। $10 बिलियन आप समझ रहे हो ना, $1 बिलियन होता है 7,500 करोड़ रुपए, अगर 75 रुपए कन्वर्जन मानो तो 75,000 करोड़ का सालाना नुकसान है हमारी भारत सरकार को। तो अगर इस प्रकार का ग्लोबल टैक्स रेट यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाता है तो भारत सरकार को भी यहाँ पे देखिए फायदा होने वाला है। लेकिन इस प्रकार के प्रपोजल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी दुनिया को इसके ऊपर हामी भरनी पड़ेगी। तो जो ओरिजिनली यूएस ने प्रपोज किया था 21%, वो तो मुश्किल लग रहा है, बट 15% कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ओके, तो फ्रांस ने भी सपोर्ट किया है, जर्मनी ने भी यहाँ पे सपोर्ट किया है। यूरोपियन यूनियन थोड़ा अपोज कर रहा है। यूरोपियन यूनियन इसलिए अपोज कर रहा है क्योंकि यूरोपियन यूनियन बोल रहा है कि जो 21% का टैक्स आप कह सकते हो प्रपोज किया गया है यूएस की सरकार के द्वारा, ये सही नहीं है, थोड़ा कम करो, इसको 15% करो। और आयरलैंड और मॉरिशस और केमन आइलैंड जैसी कंट्रीज तो देखिए यहाँ पे अपोज करेंगी, क्योंकि देखिए आयरलैंड में टैक्स है 12.5% का। अभी 15% या मान लो 21% मिनिमम टैक्स रेट कर दिया गया तो कोई कॉर्पोरेट जाके आयरलैंड में अपना बिजनेस सेटअप करेगा ही नहीं। आयरलैंड जैसी कंट्रीज, केमन आइलैंड, मॉरिशस जैसी कंट्रीज तो इसी दम पे बिजनेसेस को अपने पास बुला रही हैं क्योंकि वो टैक्स कम लेती हैं। तो इन कंट्रीज का ये बोलना है कि भाई हम तो कंपनीज को बुला ही इसलिए पा रहे हैं क्योंकि हम टैक्स कम लेते हैं। अगर आप पूरी दुनिया में ही टैक्स बढ़ा दोगे तो हमारे यहाँ कोई कंपनी आएगी ही नहीं। ये लॉजिक है। यहाँ पे ये कंपनी वहां पे क्यों जा रही है? क्योंकि इनको कम टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये जो छोटी मोटी कंट्रीज है जिनको आप टैक्स हेवंस बोलते हो, उनको ऑब्वियसली बात है प्रपोजल पसंद नहीं आएगा। यूरोपियन यूनियन का बोलना है कि भाई 15% तक इस ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट को लेके आओ तो कहीं ना कहीं हम आपके साथ इसमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो देखते हैं इसमें क्या निकल के आता है। आई होप मेरा इस आर्टिकल को समझाने का ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया हो। मैं ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप बातें क्लियर हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। वेबसाइट की जो 2 लिंक्स दूंगा वो जरूर देख लेना। बाय।